हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ट्रैक जुडिशरी। मैंने लिमिटेशन एक्ट पूरा करवा दिया है और आज हम करेंगे एक शेड्यूल, ठीक है। और इस लिमिटेशन के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट लिमिटेशन एक्ट में देख सकते हैं, मैंने सारे कवर करवाए हैं। आज हम शेड्यूल करेंगे। देखिए, शेड्यूल में से एक नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है प्रीलिम्स में, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन्हें बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। मैंने इसे दो पार्ट में बांटा है। आज हम करेंगे फर्स्ट डिवीजन यानी कि सूट्स के बारे में, और कल हम करेंगे अपील और एप्लीकेशन। ये सूट्स जो हैं ये कवर करते हैं आर्टिकल 1 से लेके 113 तक। तो प्लीज़ आप अपना डायरेक्ट साथ रखिएगा और मैं अपने शॉर्ट नोट्स रखूंगी, ठीक है। तो सेक्शन 2J एंड सेक्शन 3 ये क्यों बोल रहा है? ये कहता है कि सेक्शन 2J में बात हुई है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, और सेक्शन 3 कहता है कि सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 में देखिए क्या कहता है। अकाउंट से रिलेटेड जो भी सूट होंगे उनका टाइम पीरियड कितना होगा? 3 इयर्स, ओके। और उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी आएंगे उनका टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स, यानी कि आर्टिकल 6 से लेकर आप बात करें तो 55 तक ये सभी जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल हैं, और इन सभी का टाइम पीरियड 3 इयर्स होगा। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है, बट मैंने कब से स्टार्ट होगा, टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन, इसलिए अलग लिख दिया है। इसका भी 3 इयर्स है क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो ये बात करता है कि जब परफॉर्मेंस की डेट फिक्स की गई थी या ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं की गई और प्लेंटिफ को नोटिस हुआ कि जो परफॉर्मेंस है डिफेंडेंट के द्वारा वो रिफ्यूज कर दी गई है, उसी टाइम से जो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कितना होगा? 3 इयर्स, ओके। उसके बाद बात आती है डिक्लेरेशंस की। डिक्लेरेशंस का भी टाइम पीरियड कितना है? 3 इयर्स। 56 से लेके 58 ये सभी डिक्लेरेशंस में है 3 इयर्स। उसके बाद है सूट्स रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनका टाइम पीरियड 59 और 60 दोनों में 3 इयर्स है। इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, नहीं आते हैं। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ मॉर्टगेज के बारे में। सबसे पहले तो मॉर्टगेजर जो है वो उसके लिए कौन कौन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, यानी कि देखो मॉर्टगेजर जो है 3 कंडीशंस हैं यहाँ, 3 सिचुएशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो उसने सपोज कीजिए मॉर्टगेजर ने अपना जो लोन है वो पे कर दिया है और अब उसे प्रॉपर्टी वापस चाहिए, ठीक है, रिडीम करवाना है, रिकवर चाहिए पोजेशन का, तो वो कितना पीरियड है? 30 इयर्स तक वो कर सकता है। सेकेंड सिचुएशन आती है मॉर्टगेजी ने आगे ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी को, तो वो पोजेशन के लिए कितना होगा? 12 इयर्स। और ये कब स्टार्ट होगा? जब वो वाला ट्रांसफर जो मॉर्टगेजी ने किया वो प्लेंटिफ को पता चला, तभी से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना होगा? 12 इयर्स का। और थर्ड सिचुएशन आती है जो मॉर्टगेज खत्म हो चुका है, यानी कि उसने अपना पेमेंट पूरा कर दिया है और उसके बाद वाले टाइम में मॉर्टगेजी ने कुछ कलेक्शन रिसीव कर लिए हैं, तो वो 3 इयर्स मॉर्टगेजर कर सकता है 3 इयर्स में। और कब? जब मॉर्टगेजर री एंटर करता है अपनी प्रॉपर्टी पे, यानी कि मॉर्टगेज खत्म हो चुका है, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि भाई जो प्रॉपर्टी पे लोन लिया था वो लोन चुका दिया है उसने मॉर्टगेजी को। उसके बाद कुछ टाइम मान लो मॉर्टगेजी के पास प्रॉपर्टी रही और उसने कुछ कलेक्शन रिसीव कर लिए। अब जब वो रिडीम के लिए डालेगा मॉर्टगेजर तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी जब तक उसके पास आएगी वो री एंटर उसमें करता है, तो तब वो 3 इयर्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। तीनों सिचुएशन हो गई है। उसके बाद आता है 62, ये बात करता है इनफोर्स पेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय अ मॉर्टगेज और अदरवाइज चार्ज्ड अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो मॉर्टगेज में मॉर्टगेजी का ही है ये एक्चुअली,
कि उसको अब अपने पैसे वापस सिक्योर करवाने हैं जो उस प्रॉपर्टी से लिए गए थे। यानी कि उसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन उसने अपने पैसे इन्फोर्स करवाने हैं, भाई मेरे पैसे जो हैं वो वापस करे मॉर्गेजर। तो वो टाइम कितना है 12 ईयर्स। कब से? जब ड्यू हो जाते हैं मनी। ठीक है। उसके बाद 63 में बात करता है मॉर्गेजी के भी दो राइट है फॉर फोरक्लोजर। अब देखो मॉर्गेज कंप्लीट हो चुका, टाइम पीरियड मतलब कंप्लीट हो गया है उसका, और जो पैसे हैं उसने मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को नहीं दिए। अब वो फोरक्लोजर के लिए जाएगा कि भैया जो इसने ये प्रॉपर्टी रखी हुई थी मॉर्गेज प्रॉपर्टी वो मुझे दी जाए क्योंकि इसने मेरा जो लोन था वो वापस नहीं किया। तो वो टाइम है 30 ईयर्स। ध्यान रखिएगा ये पोजेशन के बारे में नहीं है, ये फोरक्लोजर के बारे में है। ठीक है। यानी कि वो अपने पेमेंट को वापस नहीं ले पा रहा और जो प्रॉपर्टी रखी गई है उसके ऑनरशिप के लिए वो डिमांड करेगा कि भाई जो ये टाइम था ये बीत चुका है, जितना इसने पेमेंट लिया था और मुझे चुकाया नहीं, और अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी जो इसने रखी थी वो चाहिए। उसके लिए तो 30 ईयर्स है लेकिन पोजेशन के लिए 12 ईयर्स है। यानी कि वो प्रॉपर्टी है, फैसला आ चुका है, उसका पोजेशन उसे चाहिए, उसका टाइम कितना है 12 ईयर्स फ्रॉम व्हेन मॉर्गेजी बिकम्स एंटाइटल्ड टू पोजेशन। जब एंटाइटल्ड हो गया है यानी कि कोर्ट में उसकी सुनवाई हो चुकी है उस रिगार्डिंग सूट की कि हाँ इसने पैसे नहीं दिए थे, इसकी प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो वो पोजेशन के लिए भी उसे डालना पड़ता है। तो बिकम्स एंटाइटल्ड टू पोजेशन आ चुका है, तो उसके बाद कितना टाइम है 12 ईयर्स। सिंपल है। उसके बाद आता है 64 एंड 65। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। 64 65 में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए 64 में बात करता है 65 में बात करता है टाइटल की और 64 है विदाउट टाइटल। यानी कि 64 में क्या कह रहा है, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन प्रीवियस पोजेशन। यानी कि आप पोजेशन में थे, टाइटल आपका नहीं था, तो वो प्लेंटिफ जो है अगर निकाल दिया जाता है, डिस्पोजेस्ड कर दिया जाता है, आपने सेक्शन 6 SRA में पढ़ेंगे, तो वो 12 साल का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। ठीक है। तो ये टाइटल पे बेस नहीं है, ये केवल आपको डिस्पोजेस्ड किया है और आपका प्रीवियस पोजेशन था, तो वो 12 ईयर्स होगा। और 65 क्या बात कर रहा है, फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन बेस्ड ऑन टाइटल। ये आपका हक है, आपका टाइटल है उस पे, और व्हेन द पोजेशन जो है एडवर्स हो गया है डिफेंडेंट की तरफ, तब प्लेंटिफ जो है 12 साल। टाइम पीरियड दोनों 12 साल है, लेकिन 64 और 65 का थोड़ा सा ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल, 64 भी और 65 भी। उसके बाद देखो लैंडलॉर्ड को जब अपना पोजेशन चाहिए एक टेनेंट से, तो वो टाइम भी कितना है 12 साल। कब से 12 साल? जब टेनेंसी खत्म हो जाती है, व्हेन द टेनेंसी इज डिटरमाइंड। ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 67 तक। उसके बाद आता है देखिए 68 से है मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो उसका सूट जो है उसका टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स। तो इसमें 68 69 70 71 सारे कवर हो गई। उसके बाद बात आती है टोट की। तो टोट में थोड़ा सा वेरी करता है, 1 साल से 3 साल तक हो सकता है ये टाइम पीरियड। लेकिन देखो लीबल और स्लेंडर, यानी कि लीबल पब्लिश्ड और स्लेंडर वर्ड स्पोकन, एस से स्लेंडर एस से स्पोकन, थोड़ा ऐसे याद कर लीजिएगा। लेकिन इन दोनों का टाइम क्या है 1 ईयर। ये डीजीएस में एक बार आया हुआ था कि कंपनसेशन लीबल और स्लेंडर का जो कंपनसेशन है उसके लिए कितना टाइम पीरियड है 1 साल। और सपोज कीजिए फॉल्स इम्प्रीजनमेंट हो गई है और अब आपको कंपनसेशन चाहिए, तो उसका कितना है 1 साल। और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन उसके लिए भी 1 साल है। 3 साल किस में है, देखो ट्रेसपास हुआ या कोई इंजंक्शन से इंजुरी हो गई, ठीक है, तो वो होगा 3 इयर्स का। बस इसमें कुछ ज्यादा साइंस नहीं है, बस ये 2-3 तरह के टोट्स हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सूट्स रिलेटिंग टू ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी।
अब इसमें आप 2-3 बातें ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय जो वहां पे ट्रस्टी थे, तो 12 साल का टाइम होगा। व्हेन ट्रांसफर, जब प्लेंटिफ को ट्रांसफर का पता चला, वो उससे 12 साल के बीच में कभी भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। और टू रिकवर पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रस्ट हो सकता है, वहां पे 3 साल का टाइम पीरियड है। और ट्रांसफर किसी पहले वाले मैनेजर ने कर दिया था और प्रेजेंट वाला मैनेजर है वो 12 साल में करेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है बाय अ हिंदू फॉर अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, तो वो कितना है 3 इयर्स, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है फॉर पोजेशन ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस, हेरिडिटरी ऑफिस के में टाइम पीरियड कितना है 12 इयर्स, ओके। यानी कि जब डिफेंडेंट जो है पोजेशन ले लेता है ऑफिस का एडवर्सली, तो प्लेंटिफ कितने टाइम में कर सकता है 12 साल तक उसका टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। उसके बाद है मान लो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसे अपना जो शेयर है, ठीक है, वो इन्फोर्स करवाना है, तो वो 12 साल का टाइम पीरियड है। बाय अ पर्सन एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी टू इन्फोर्स अ राइट टू शेयर 12 इयर्स। व्हेन एक्सक्लूजन बिकम्स नोन टू प्लेंटिफ, जब प्लेंटिफ को ये पता चला कि भैया मेरे को तो एक्सक्लूड कर दिया, मुझे तो शेयर ही नहीं दिया, तो उसके नॉलेज से 12 साल तक का पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद है सूट्स बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें जम्मू और कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया है। उनके पास कितना टाइम है 30 इयर्स का। व्हेन पीरियड ऑफ लिमिटेशन वुड बिगिन टू रन अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट अ लाइक सूट बाय अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है। डिफेंडेंट कौन हो गया यहाँ पे प्राइवेट पर्सन, और प्लेंटिफ कौन हो गई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो उस केस में कितना टाइम दिया है 30 इयर्स, ये प्रिविलेज मिलती है गवर्नमेंट को, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल 112 में ये बात की गई है कि उसे कितना टाइम मिलेगा 30 इयर्स का। और लास्ट जो आर्टिकल है 113, उसमें कहा गया है कि जहां पे किसी सूट में कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं प्रिस्क्राइब है शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, तो वहां से 3 साल का दे दिया जाएगा, ठीक है। रेसिडरी प्रोविजन कह लीजिए कि भैया कहीं पे भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन जा नहीं आया, वहां पे आप कितना करेंगे 3 इयर्स के अंदर अंदर कर देंगे। कब से 3 इयर्स, जब आपको पता चला राइट टू स्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। कल मिलूंगी अपील और एप्लीकेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।